तो एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसमें मुझे आज 96% के आसपास लॉस दिख रहा है। दो कंपनियां ऐसी हैं जिसमें कि 78% के आसपास लॉस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये 5 investing habits that help me to become a value investor from a loss making investor। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम 5 ऐसे इन्वेस्टिंग हैबिट्स के बारे में बात करेंगे स्टॉक्स के एग्जांपल्स के साथ, जिनको की फॉलो करते हुए मैं पर्सनली एक वैल्यू इन्वेस्टर बन पाया हूं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है और साथ ही साथ काफी सारा नॉलेज भी है इस पर्टिकुलर वीडियो में। वीडियो के अंत में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, तो वीडियो पूरा का पूरा जरूर से जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर डिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो हम में से 95% लोग क्या करते हैं जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हैं या उसकी शुरुआत करते हैं, जब डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो रुख करते हैं न्यूज चैनल्स का, रुख करते हैं टेलीग्राम्स का, व्हाट्सएप ग्रुप्स का, जहां पे उनको थोड़ी सी टिप्स मिल जाती है और वो बिना कुछ सोचे समझे उस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं। मैं भी शुरुआत ऐसे ही किया था। एज एन इन्वेस्टर मुझे ये नहीं पता था कि मुझे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, क्यों करना है और मेरा गोल क्या है एज एन इन्वेस्टर। तो ऐसे में मुझे मेरी पोर्टफोलियो में मोस्टली लॉसेस ही देखने को मिलते थे। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आपको दिखाऊं तो एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसमें मुझे आज 96% के आसपास लॉस दिख रहा है। दो कंपनियां ऐसी हैं जिसमें कि 78% के आसपास लॉस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये एग्जाम्पल्स दिखाने का पर्पस मेरा ये है ताकि आपको भी समझ में आए कि मार्केट में लॉस से कोई नहीं बच सकता। कोई भी ऐसा इन्वेस्टर नहीं है जिसको कि कभी ना कभी कोई लॉस ना हुआ हो। जो हमारा इन्वेस्टमेंट है बेसिकली वो मार्केट को बिलोंग करता है और जो हमारा प्रॉफिट है वो हमें बिलोंग करता है। इन्वेस्टमेंट बिलोंग्स टू द मार्केट, प्रॉफिट बिलोंग्स टू अस। ये इंपॉर्टेंट बात जब मैंने समझी तो मुझे ये समझ में आया कि जो भी मैं इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट में, वो पहली बात तो ऐसा अमाउंट होना चाहिए जो कि मैंने अर्न किया हो लेकिन वो मेरा सरप्लस अमाउंट हो, यानी कि उसकी नीड मुझे अगले 1, 2, 3 एटलीस्ट 4 सालों तक ना हो। तो इसके अराउंड मैंने स्ट्रैटेजी बिल्ड की और स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए लॉन्ग टर्म के लिए स्टिक रहा इन्वेस्टमेंट पर। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी कंपनी में मैंने इनिशियली 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और वो आ गया 9,000 पे, तो भी मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट जारी रखा। अब आप में से कई लोग ये सोचेंगे कि फिर भी आपकी पोर्टफोलियो में तो 2-3 स्टॉक ऐसे दिखा रहे हैं जिसमें कि 78 से 96% तक की गिरावट है। ऑब्वियसली ऐसा होता है। मार्केट में हर किसी के साथ कुछ ना कुछ कंपनी ऐसे निकल जाती है जो कि या तो पूरी तरह से बैंकक्रप्ट हो जाती है या बंद हो जाती है या वो 70, 80, 90% का लॉस देके चली जाती है। ऐसे केसेस के लिए डाइवर्सिफिकेशन होता है, ऐसे केसेस के लिए मनी मैनेज इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 5 कंपनियों में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है मुझे और एक ही कंपनी में या 1-2 कंपनी में मैक्सिमम मैंने 50-50 हज़ार करके इन्वेस्टमेंट कर दिया। एक कंपनी जीरो हो गई और वर्स्ट केस में दूसरी कंपनी भी जीरो हो गई तो मेरा 1 लाख रुपए वाइप आउट हो सकता है। तो ऐसे में मुझे डाइवर्सिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं फॉलो करता हूं डाइवर्सिफिकेशन और स्ट्रिक्ट डाइवर्सिफिकेशन के साथ सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन फॉलो करता हूं। यानी कि मान लीजिए ऑटो सेक्टर में कुछ मनी इन्वेस्टेड है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में कुछ मनी इन्वेस्टेड है। तो ऐसे करके डाइवर्सिफाई जब हम करते हैं क्रॉस सेक्टर्स, तो वहां पे एक सेक्टर अगर डाउन भी चल रहा हो, दूसरा सेक्टर वहां पे आपके इन्वेस्टमेंट को खींच रहा होता है। ठीक, तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए एज एन इन्वेस्टर और उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट की सिचुएशन भी हमारे लिए मैटर करती है कि स्टॉक मार्केट करंटली बुलिश चल रहा है या बेरिश चल रहा है, क्योंकि जब मार्केट बेरिश चल रहा होता है तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अपार होती हैं। यानी कि ऑलमोस्ट सभी कंपनियाँ वहाँ पे डिस्काउंट रेट पे मिल रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें एक मंथ का कैंडलस्टिक चार्ट अगर मैं कर दूँ निफ्टी 50 का, तो आप देखिए ये जब ये गिरावट हुई थी, ये वाली गिरावट सितंबर 2024 से ये जो पर्टिकुलर गिरावट थी, राइट, इस गिरावट में मार्केट तो अराउंड 15% 16% गिरता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन मोस्टली जो कंपनियां थी उनमें 30 से इवन 50% की भी गिरावट देखने को मिली थी। अब इसके बाद मार्केट रिकवरी फेज में है। रिकवरी फेज के साथ ही साथ मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो कि स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं, जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होती हैं,
उन कंपनियों में स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी देखने को मिली है, लेकिन जो वीक कंपनियां होती हैं वो गिरती तेजी से हैं लेकिन उठती बड़ी धीमे हैं। ये बात हमें नोट करके चलनी चाहिए जब भी हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। तो हमारे लिए मैटर करता है कि हम ना सिर्फ डाइवर्सिफाई करें, ना सिर्फ एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करें इन्वेस्टमेंट के अराउंड, बल्कि हम मार्केट को भी ट्रैक करते रहें और मार्केट में जब गिरावट हो तो गिरावट को अपॉर्चुनिटी समझते हुए इन्वेस्टमेंट्स को अपने एक सही दिशा में ले जाएं। ठीक है, इसके साथ ही साथ दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कि मैंने फॉलो करी एज एन इन्वेस्टर, एक वैल्यू इन्वेस्टर बनने की तरफ अग्रसित होने के लिए, वो था SIP के जरिए इन्वेस्टमेंट करने का। अब आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पे निफ्टी 50 में क्या था, ये जो गिरावट हुई थी, राइट। तो ऐसे गिरावट के जो फेजेज होते हैं, जो गिरावट के फेजेज होते हैं, इन फेजेज को मैंने एक तरह से अपने SIP के लिए इस्तेमाल किया। अब ऐसा नहीं कि पहली बार 15% की गिरावट हुई है। 2021-22 में अगर हम देखेंगे ध्यान से तो वहाँ पे करीब करीब 18% की आसपास की गिरावट हुई थी। तो क्या ये इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी थी? ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी थी। तो वहाँ पे एक SIP की अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अब इस तरह का मार्केट को ट्रैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है हर एक इन्वेस्टर के लिए। तो एक सिंपल सी SIP की स्ट्रैटेजी हो सकती है कि किसी मंथ में अगर मार्केट में गिरावट हो तो ऐसे मंथ में हम SIP करने का प्लान कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास इंडेक्स के भी ऑप्शंस रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट हम कर ही रहे होते हैं। इंडेक्स बेस्ड कुछ ETFs होते हैं जिनको कि हम ट्रैक करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पर्पज से। आगे आपको डिटेल में क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पे हम SIP के पावर समझ लेते हैं। मात्र 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हर महीने अगर हम एक्सपेक्ट करें कि जो हमारा निफ्टी 50 है, जो निफ्टी 50 है 12% के आसपास रिटर्न्स देता रहता है, अगर हम उतना ही एक्सपेक्ट करें रिटर्न्स एक साल के टाइम फ्रेम में, आप यहाँ पे देखिए जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो करीब करीब 60,000 का है, जो रिटर्न्स है यहाँ पे 3,832 है। अब देखिए टाइम फ्रेम जैसे जैसे मैं चेंज करता जाता हूँ, आप देखिए यहाँ पे ड्रास्टिकली चेंजेस आते जाते हैं। 5 साल कर दिया, 1,05,000 हो गए यहाँ पे एस्टिमेटेड रिटर्न्स। इसी को मैं कर देता हूँ 10 साल यहाँ पे, इसी को मैं कर देता हूँ यहाँ पे 10 साल, तो 5,20,000 हो गया एस्टिमेटेड रिटर्न्स। इसी को मैं कर देता हूँ 15 साल, तो 15 लाख के आसपास हो गया। इसी को मैं कर देता हूँ 20 साल, यहाँ पे 34 लाख के आसपास हो गया एस्टिमेटेड रिटर्न्स। 25 साल करते यहाँ पे 85 लाख और 30 साल करते यहाँ पे 1,54,00,000 के आसपास टोटल वैल्यू हो गई। अब देखिए यहाँ पे 30 साल तक 5,000 की SIP करना तो दूर की बात, 1-2 साल भी हम कंटिन्यू नहीं कर पाते हमारी SIP। वो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमने देखा राइट यहाँ पे, अब 5,000 यहाँ पे 2 साल का टाइम फ्रेम करता हूँ, 2 साल में मात्र यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट और टोटल वैल्यू के बीच में 15,000 का गैप। लेकिन अगर मैं इसी को कर दूं 30 साल का ड्यूरेशन, तो यहाँ पर इन्वेस्टेड अमाउंट और टोटल अमाउंट के बीच में 1,36,00,000 का फर्क आ जाता है। तो ये पावर होता है स्टॉक मार्केट में टाइम स्पेंड करने का, यानी कि कंपाउंडिंग का इफेक्ट पाने के लिए हमें समय देना पड़ेगा अपने ओवरऑल इन्वेस्टमेंट अमाउंट को। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम स्टेप अप SIP करते हैं, यानी कि मार्केट में जो भी हम पैसा लगा रहे हैं इस साल, अगले साल उससे 10% बढ़कर लगाते हैं, तो देखिए यहाँ पे पावर कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब देखिए मंथली इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं 5,000 का है, 10% की एनुअल स्टेप अप हम करते हैं, वही रिटर्न्स एक साल के टाइम फ्रेम में ऑब्वियसली हमें वही रिटर्न्स मिलेगा, करीब करीब 3,800। लेकिन अगर हम यहाँ पे टाइम फ्रेम बढ़ाने लगे, अगर मैं इसको कर दूँ 10 साल, तो यहाँ पे 6,78,000, 15 साल 22,31,000, इसको कर दूं 20 साल तो रिटर्न्स 58 लाख, और 30 साल करने पर यहाँ पे एस्टिमेटेड रिटर्न्स 3 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली स्टेप अप SIP करने में यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब सवाल आता है कि मार्केट में, यानी कि स्टॉक्स में SIP की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो जो स्ट्रैटेजी मैं पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ SIP करने की, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बेसिकली मेरी स्ट्रैटेजी सिंपल एंड क्लियर है। किसी भी स्टॉक में अगर मुझे SIP करना है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो मैं क्या करता हूँ, किसी मंथ में, पर्टिकुलर मंथ में 5% या उससे ज़्यादा की गिरावट उसमें रहती है, तो वहाँ पे मेरी बाइंग बनती है। ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, ये रिपीट करता हूँ मैं
हर महीने या हर 2-3 महीने में, या जब भी स्टॉक में गिरावट होती है 5% या उससे ज़्यादा की। फॉर इंस्टेंस आप यहाँ पे देखिए फरवरी 2016 का ये जो पर्टिकुलर कैंडल दिख रहा है वो 1 मंथ का कैंडल है, यहाँ पे 5% या उससे ज़्यादा की गिरावट हुई। ऐसे सर्टेन पॉइंट्स पे 5000 या बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल कैलकुलेशंस SIP बन जाती है। अब मान लीजिए कि अगले कुछ महीनों में ग्रीन कैंडल्स दिख रही, उसके बाद यहाँ पे जैसे रेड कैंडल दिखती है 5% या उससे ज़्यादा की, यहाँ पे SIP बन जाती है। अब आपका सवाल होगा कि भाई ऐसे बढ़ते हुए मार्केट में, बढ़ते हुए शेयर में SIP करना तो रिस्की होता है, लेकिन ये टेक्निक हमें अप्लाई करना होता है मात्र फंडामेंटली साउंड कंपनियों में। ऐसी कंपनी जो कि अपने बिजनेस सेगमेंट में वन ऑफ द लीडर्स हों, पिछले 4-5 सालों से कंसिस्टेंटली बेटर परफॉर्म करती आ रही हूँ इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। और इसकी वजह से ही मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया अपनी थर्ड हैबिट, यानी कि शेयर मार्केट की नॉलेज रखना। अब शेयर मार्केट की सिंपल सी नॉलेज फंडामेंटल एनालिसिस के टर्म्स में, सिंपल टर्म्स जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होते हैं, कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड दे रही है या नहीं, ये कैसे हम पता करते हैं, इसके साथ ही साथ कंपनी के पास क्या डेट है या नहीं, कंपनी में प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, इन सब की हमें डीप एनालिसिस करनी होती है। तो इसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे सर्टेन टूल है स्क्रीनर, जहाँ पे अर्निंग पर शेयर, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसके साथ ही साथ यहाँ पे आप देखिए तो डेट कंपनी के पास कितना है, डेट टू इक्विटी क्या है, पेट्रोस की स्कोर क्या है, और साथ ही साथ यहाँ पे कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है या नहीं, इन सभी की इंफॉर्मेशन हमें समझनी होती है। और बेस्ड ऑन दिस हम डिसीजन मेकिंग करते हैं कि वेदर ऐसी कंपनियों में हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत जाना है या नहीं। ठीक, अब यहाँ पे सर्टेन मंथ्स ऐसे भी होते हैं कि आपको कंसिस्टेंटली गिरावट देखने को मिलती है कई महीनों तक। अब यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे हर महीने 5% या उससे ज़्यादा की गिरावट। 90 रुपये का शेयर था और अगले कुछ महीनों में ये 58 रुपये का आ गया। तो अगर ये वीक कंपनी होती तो 90 रुपये से 58 के बाद भी ये फर्दर स्लाइड होते हुए 30 पे भी पहुंच जाती, 20 पे भी पहुंच जाती, 10 और 5 पे भी पहुंच जाती। तो यहाँ से रिवर्जन होने के पीछे का एक सॉलिड रीजन इसका ये रहा है कि कंपनी फंडामेंटली साउंड रही है। तो ये बात हमें ध्यान दे के चलना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट है जो कि एज एन इन्वेस्टर हमें आगे ग्रोथ पर फोकस करने में मदद करती है। ठीक, और जैसा कि हमने कहा सेल्स वगैरह के आंकड़े हमें जरूर से जरूर देखते रहना चाहिए। सेल्स क्या है, सेल्स में ग्रोथ हो रही या नहीं हर साल, इसके साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ हो रही या नहीं हर साल, इन सभी के बारे में हमें यहाँ पर स्टडी करना होता है। ये इम्पॉर्टेंट हैबिट एज एन इन्वेस्टर हमें बिल्कुल नहीं मिस करना चाहिए, ये फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, इसके साथ ही साथ चौथी इंपॉर्टेंट हैबिट जो कि मैं फॉलो करता हूँ, मैं पैनिक नहीं करता हूँ। मार्केट को किसी भी कंडीशन में हो, चाहे वॉर की सिचुएशन हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, मैं फियरफुल नहीं होता हूँ। बी फियरफुल व्हेन द मार्केट इज ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन द मार्केट इज फियरफुल। ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, खासतौर पे वैल्यू इन्वेस्टर के लिए। तो यहाँ पे मार्केट की करंट सिचुएशन देखें तो ग्रीडी सिचुएशन है। अब ग्रीडी सिचुएशन क्यों है? क्योंकि जब से वॉर रुका है, सीज फायर हुआ है, उसके बाद से तो मार्केट ऊपर ही जा रहा है, राइट। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो ग्रीडी जोन में जा रहा होता है, और वहाँ पे हम रिटेल इन्वेस्टर्स बेसिकली एक तरह से ट्रैप हो रहे होते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि फोमो के तहत, फियर ऑफ मिसिंग आउट के तहत कहीं हमारी ट्रेन छूट ना जाए, हम भी स्टॉक्स में बाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाई हमें कब करना चाहिए? जब फियर जोन में हो मार्केट में भयंकर गिरावट हो रही हो, हर कोई सेल करने के लिए तत्पर हो। ऐसे सिचुएशन में वैल्यू इन्वेस्टर्स बेसिकली हंट कर रहे होते हैं फंडामेंटली साउंड कंपनियों का, जो कि डिस्ट्रेस्ड सिचुएशन में होती है, जिनमें गिरावट हुई होती है। ठीक, इसके साथ ही साथ पांचवा और इम्पॉर्टेंट रूल या हैबिट जो कि मैं फॉलो करने लगा हूं, वो ये है कि मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करते हुए उनमें जो भी मेरी डिसीजन मेकिंग होती है उसको कहीं ना कहीं नोट डाउन करता रहता हूं, और बेस्ड ऑन द पास्ट डिसीजंस जो मैंने लिए होते हैं उनके बेसिस पे मैं आगे की स्ट्रैटेजी क्रिएट करता रहता हूँ उनको फॉलो करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मैंने जो गलतियाँ की जिसकी वजह से मुझे 96% का एक सर्टेन कंपनी में लॉस देखने को मिल रहा है, 78% का 2 कंपनियों में लॉस देखने को मिल रहा है, वो गलतियाँ मैं दोबारा ना करूँ, इसके लिए पास्ट में मैंने क्या गलतियाँ की, किन वजहों से मैंने उनमें इन्वेस्टमेंट किया था,
उनको मैं ट्रैक डाउन करता रहता हूँ, उनको मैं ट्रैक करता रहता हूँ, नोट डाउन करता रहता हूँ, ताकि ये गलतियाँ दोबारा ना करूँ। तो मार्केट में गलतियाँ सभी करते हैं, लेकिन गलतियों को रिपीट करने वाला मार्केट में टिक नहीं पाता है। तो गलतियाँ करिए लेकिन रिपीट मत करिए। ये पांचवी और इम्पॉर्टेंट हैबिट हमारे लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है। तो ये पांचों इंपॉर्टेंट हैबिट्स जो है मुझे एक वैल्यू इन्वेस्टर बनने में बहुत ज़्यादा मदद की हैं। ये पांचों हैबिट्स आप चाहें तो आप भी फॉलो करके चल सकते हैं और मुझे कमेंट्स में फीडबैक जरूर से जरूर लिखिएगा। यहाँ पे एक बोनस हैबिट आपको बताता हूँ। ये वीडियो की शुरुआत में बीच में कहीं डिस्कस भी हमने किया था। बोनस हैबिट, सिक्स्थ हैबिट जो कि मैं फॉलो करता हूँ पर्सनली और आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो ये कि मैं स्टॉक मार्केट में अपने लॉन्ग टर्म स्टॉक्स सेल नहीं करता हूँ। स्टॉप लॉस जैसी वर्ड्स मेरे डिक्शनरी में नहीं है और मैं मनी मैनेजमेंट का इस्तेमाल करता हूँ। जैसे कि मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट बिलोंग्स टू मार्केट, प्रॉफिट बिलोंग्स टू यू। तो मैं उतना ही इन्वेस्टमेंट करता हूँ किसी सर्टेन स्टॉक में जितना कि मैं अगर खो भी दूँ तो मुझे फाइनेंशियली कोई इम्पैक्ट ना हो। तो ये इम्पॉर्टेंट हैबिट आप भी चाहें तो फॉलो करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पे जाते जाते आपके लिए एक अनाउंसमेंट है, सरप्राइज है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म दिया हुआ है। फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप फिल कर सकते हैं। पर्सनली आप हमसे मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं तो, और हम आपको अप्रोच करेंगे। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, खासतौर पे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से और मेरी वैल्यू इन्वेस्टिंग की हैबिट्स से, जिनकी वजह से मैं एक वैल्यू इन्वेस्टर बन पाया हूँ। आपका अगर इनके अराउंड कोई सवाल है तो कमेंट जरूर से जरूर करिए। वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना ना भूलिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।